ये हमारे जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है? इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा है कि आपका सूचना तंत्र। मैंने बहुत जगह ऐसी जगह इन्वेस्टिगेशन की है जिसके घर के सामने हमारा लड़का मूंगफली बेचता था और पूरी खबर रखता था वहाँ पे। उसके बाद फिर आप ले लीजिए रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आपको बताऊँ मैं, दुनिया भर में हमारे राष्ट्र के लिए क्या गलत हो रहा है उसकी सूचना रखती वो, किसी को पता नहीं। यहाँ हमारे कानून में अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो कोई भी सिविलियन उसको अरेस्ट कर सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ है, इतनी पावर है सिविलियन? एवरी सिविलियन इज ए पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस। तो ये प्रॉपर लीगल है ये। तो जब टोक्यो में अवार्ड मिल गया तो मुझे अमेरिकन प्रेस ने पूछा, जो आपने अवार्ड इतने मिलियन का ठुकरा दिया, हम बड़े हैरान हैं, $12 मिलियन कोई ठुकराता है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट। यहाँ की सिक्योरिटी में क्या फर्क है? टेररिज्म का जमाना है, लोग टेररिस्ट, उससे ज़्यादा टेररिस्ट लोग भी पढ़े लिखे हैं। जहाँ कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, आप पता लग रहा है कि नहीं। 1982 में जब एशियन गेम्स हुआ तो पंजाब में आतंकवाद होने लगा। जब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना खुरापाती दिमाग वाले, जैसे वीड लेके जाने की कोशिश करते हैं, गांजा लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारे डिटेक्टर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं अभी? हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज या हमारे जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समवन हु हैज वर्कड वेरी क्लोजली विद इंटरनल सिक्योरिटी एंड हैज डन सो मच फॉर द कंट्री। जो आंतरिक सुरक्षा जिसको इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, ये देश की को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू करने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग तंत्र है ये। अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक रहेगी तो आप हर तरह की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हो। योजना चाहे कोई भी हो। सुरक्षा की भावना पैदा करना ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है और फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये फंडामेंटल राइट है। तो आप सुरक्षित होगे तो आप अपना बिजनेस कर पाओगे, एंटरप्राइज चला पाओगे, नौकरी कर पाओगे, जो भी काम करना वो सुरक्षा की व्यवस्था बनी होगी तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे आप? तो सुरक्षा की भावना पैदा करना नागरिक के अंदर जिस सरकार का कर्तव्य है, वो इसी का निर्वहन करने के लिए वो अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को वो डिवाइस करती है। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा है कि आपका सूचना तंत्र, कि लोगों के बारे में आपको सूचना हो भी कौन आपके सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, कौन आपके माल को लूट के जा सकता है, कौन आपकी इज्जत लूट सकता है, कौन आपका पैसा लूट सकता है। यही काम है। तो ऐसे करने के लिए तो सूचना तंत्र होना चाहिए इसके पास। कौन ऐसे व्यक्ति जो गड़बड़ कर सकते हैं, कौन से चोर चकारी वाले हैं, उसका डाटा बनता है। हर पुलिस स्टेशन में उसकी व्यवस्था की जाती है। कैसे ट्रैक किया जाता है इन लोगों को? ट्रैक करने का भी ढंग है। आपके पास लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पुलिस लेवल पे CID डिपार्टमेंट है। फिर इनका खबरी तंत्र होता है। अच्छा। जो खबरी तंत्र है एक वहाँ का डेवलप किया होता है। मतलब आम लोगों में से कुछ हो गया। हाँ। और हमारे पब्लिक तंत्र में काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसका बड़ा विरोध करता रहा हूँ क्योंकि आपका सारा खबरी तंत्र क्रिमिनलों का है। जो जेब कतरा है वो आपका है, जो चोरी करता वो आपका है, जो ड्रग बेचने वाला वो आपका है। क्योंकि आपने तंत्र बनाना है, आप लोगों की भर्ती इतनी नहीं कर सकते हो। तो जिसने साइकिल चला उसको पकड़ते टूटते हो, उसको पीटते हो, फिर कहते ठीक है भी तूने साइकिल चलाना आगे से मत चलाना, ठीक है, लेकिन मेरा एक काम कर। और साइकिल चलाने वाले कितने लोग हैं उसका पता लगा दे, मैं तुम्हें आगे से नहीं पकड़ूंगा, तुम एक अदा कर लेना, कोई बात नहीं। वो अपने जहाँ उसको भर्ती कर लेते हैं बिना कॉस्ट के और उनके थ्रू 7 चोरों का पता लगा लेते हैं। चोर को तो चोर को पता है। तो ऐसे अपना इन्होंने एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बना रखा है। स्मगलर पकड़ेंगे, स्मगलर के साथ पकड़ के सांठ-गांठ हो जाएगी उससे। अब स्मगलर जो सामान लेके आया वो इतना बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, वो तो टैक्स की चोरी करता है। लेकिन स्मगलरों क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट माना जाता है, अब उसको अपना अगर सोर्स बना लोगे तो आपको 20 स्मगलरों की इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आप काम करता रहेगा। हाँ। पुलिस कहे तुम कर ले थोड़ा सा, लेकिन सर इनको पकड़ लेते हैं। बट आप खिलाफ क्यों इसके? अब क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, जरूरी नहीं कि आप क्रिमिनल लोगों का बुलाओ। हाँ।
आपको अपना बनाना पड़ेगा। बट आपने बीच में एक बहुत अच्छी बात बोली ना कि चोर को तो चोर का पता है, हाँ, बट सामने वाला अगर शरीफ हो उसको चोर का तो कैसे पता लगेगा? ना पता हो सामने वाला जो है, वो इसमें उसको निपुण करो कि समाज के अंदर वो क्या बन के रहे, जिसको अंडरकवर बोलते हैं। जो अंडरकवर होते हैं वो कोई भी समाज में काम कर सकते हो, जिससे आपका लोगों के साथ संपर्क हो। धीरे धीरे हर व्यक्ति को पता, आप देखोगे गांव में जब मोहल्ले में एक ऐसी औरत होती थी, घरों में जाके बर्तन मांजती थी, उसको हर घर की कहानी पता थी। एंड शी वॉज नॉट ए क्रिमिनल, शी वॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी आदत थी कि हर घर की गप को पता करना और दूसरे भाभी को जाके बताना, वहाँ तो जी झगड़ा हो गया गांव में, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया। कौन देता था खबर? वो औरत देती थी जो क्रिमिनल नहीं है। ऐसे तंत्र का अब पंचायत के अंदर ऐसा होता, आपको बताऊं मैं, पंचायत जो है वहाँ आपको क्रिमिनल सरपंच को खबर नहीं देता, लेकिन वहाँ पे ऐसी 3-4 मासियाँ होती हैं जो हर गांव की सूचना रखती हैं। ऐसे वो लोग भी होते हैं जिनको वो आके सूचना देते जी, वहाँ पे कई लोगों को सूचना देने की आदत भी है। हाँ। वो कहते हैं यार गड़बड़ हो रही है जी। जब क्रिमिनल है, क्रिमिनल जब खबरी बनता है और किसी और को खबर देता है, पुलिस वाले को, कि भाई ये बंदे और हैं जो चोरी करने वाले हैं, क्रिमिनल को फ़ायदा ये मिलता है रिटर्न में कि उसको थोड़ी सी इम्यूनिटी मिल जाती है। बिल्कुल, ठीक है। जो शरीफ बंदा है उसको क्या इंसेंटिव है? इंसेंटिव देना पड़ेगा। हाँ, वही तो बात आ गई ना सारी नो फिर। सही, इंसेंटिव के लिए जब आप इतना देश चला रहे हो तो सूचना तंत्र आपका बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ के ऊपर खर्चा नहीं करोगे आप। आप उसको एक पान की दुकान खोल के दे दो, पान भी बेचेगा, कमाई भी करेगा, आपको सूचना भी देगा। सी यू हैव टू इवॉल्व लाइक इन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। मैंने बहुत जगह ऐसी जगह इन्वेस्टिगेशन की है जिसके घर के सामने हमारा लड़का मूंगफली बेचता था और पूरी खबर रखता था वहाँ पे। कोई मोची बन के बैठता है, जब कोई ड्राइवर होता है। ये आपको इवॉल्व करनी पड़ेगी चीज़ें भी, कौन सा ऐसा व्यक्ति आपको सूचना दे सकता है जिसमें पैसा कम लगे। आपने को आईजी थोड़ा भर्ती करना है, एक इन्फॉर्मर करना है ना। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अपना, एक तो पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अपने ट्रेन लोग हैं इंडिया में, संख्या कम है, अब थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वो इंटेलिजेंस के अपने अफसर थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करना है। अब वो इंटेलिजेंस उस ढंग से इकट्ठा करते, वो भी आगे सोर्स बनाते हैं, लेकिन वो सोर्स जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़ा पुख्ता खबर रखता है। ज़्यादातर तो इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो पॉलिटिकल खबर रखता है। वो इतने बिजी इसी में रहते हैं सारे के सारे कि बाकी चीज़ें वो उनसे एरिया से कहीं ना कहीं वो लेफ्ट राइट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है और वह पुख्ता है, तो उससे पूरा सूचना तंत्र आपको मिलता रहता है। उसके बाद फिर आप ले लीजिए रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस करती है। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आपको बताऊँ मैं, दुनिया भर में हमारे राष्ट्र के लिए क्या गलत हो रहा है उसकी सूचना रखती वो सूचना में उनको, चाहे वो स्मगलर से दोस्ती करें, वो क्राइम होने देते हैं। अगर समझा कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखेंगे, वो कुछ बेचता है उसको फिर अपना सोर्स बनाते हैं, उनसे वो आगे की खबरें उनसे लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ में नहीं जाएंगे कि ये इसे ड्रग पकड़ लिया, ये कर लीजिए, छोटे मोटे काम नहीं। वो नहीं, वो कहेंगे ड्रग ठीक है यार, अब इसे ड्रग सारा इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, हाँ, मेन सोर्स पे लेके जाओ। वो वहाँ पे लेके जाएंगे, तब तक उसको कुछ नहीं कहेंगे। और वहाँ जाके वो सारी चीज़ करते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, उनकी पूरी सूचना हम बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यानी कि यू कैन सी दैट रॉ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दीस डेज, जिसका बड़ा अच्छा नेटवर्क है। तो ऐसे जो ये पूरा जो आपका देश भर में नेटवर्क बनता है, उसी के हिसाब से जो सूचना सरकार को मिलती है उसका वो समाधान ढूंढते हैं, उसके आगे क्या करना है उसकी पॉलिसी बनाते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये सारा का सारा इंटरनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। उसके अंदर पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का है, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। अब लॉ एंड ऑर्डर तो देखती है, लेकिन हमारे देश में इतनी पुलिस नहीं है कि जो हमारी जनसंख्या है उसके प्रोपोर्शनेट पुलिस नहीं है। तो इसलिए पुलिस आम जनता को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। अब उसी वजह से क्योंकि सक्षम नहीं है तो प्राइवेट सिक्योरिटी आ गई, जबकि फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की व्यक्ति को सिक्योरिटी देने की है, उतने पुलिसमैन होने चाहिए। अब क्योंकि पुलिसमैन एक्सपेंसिव, आज के दिन में 1 लाख रुपया पुलिसमैन की तनख्वाह है, कितने लोगों को आप भर्ती कर लोगे? हमारी संख्या बहुत कम है यो यूएनओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसलिए सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी को काम करने का मौका दे दिया और उसके ऊपर कानून बना दिया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी इस ढंग से करोगे,
160 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पुलिस वेरीफाइड होना चाहिए। तो अब वो सारे लोग अब आप लोगों को सुरक्षा देते हैं। हम भी इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। अब इंडिया में 1 करोड़ लोग सुरक्षा गार्ड है और ऑफिसर है। दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है जी आज के दिन में। इंडिया में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सबको मिला दोगे, उसकी संख्या से प्राइवेट सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। अब वो सारे लोग ट्रेंड हैं, काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, हम उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसका योगदान इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा है। आपकी RW की सिक्योरिटी हो, आपकी फैक्ट्री की हो, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस की हो, आपके मकान की हो, जो आपकी सुरक्षा से जुड़ा, आप जोते या मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो आप वहाँ अपना गार्ड भी रख लेते हो, मोहल्ले वाले रखते थे। तो ये जो सारा तंत्र है, इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी के जो 1 करोड़ लोग हैं, इनका बहुत बड़ा आपकी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए तो बहुत बड़ा हाथ उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब तो सिचुएशन बदल गई है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस ढंग का युद्ध हुआ, और युद्ध सोचते थे कि लोग फौजी से मारेंगे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिसाइलों से हुआ, आपका ड्रोन से युद्ध हुआ। अब ये ड्रोन और मिसाइल कहीं भी गिर सकती है, उसके लिए तो बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डरलेस वॉर हो गया ना। जब बॉर्डरलेस वॉर हो जाएगा तो आपके मोहल्ले में, आपके घर में कहीं भी आके बम गिर सकता है। अब जब ये सिचुएशन देश में पैदा होगी एक दिन में ही, तो भारत सरकार ने एकदम कहा कि आपकी जो सिविल डिफेंस है, इसको मजबूत किया जाए। नहीं तो सिविल डिफेंस नाम का कोई डिपार्टमेंट रहा नहीं था, कोई काम नहीं था उनका। तो तब उन्होंने कैप्सी से, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, उनसे संपर्क हमारा उनके साथ हुआ, क्योंकि हम 1 करोड़ लोग थे। तो उनको कहा गया कि आप इन 1 करोड़ लोगों को आप ट्रेन करिए सिविल डिफेंस में। तो हर शहर में, हर गली, जो बाजार में, या कॉलोनी में आपके पास 1 करोड़ ट्रेंड लोग होंगे, जो दुनिया में कहीं नहीं होंगे सिविल डिफेंस में। तो इनका काम क्या होगा सिविल डिफेंस में? सिविल डिफेंस में जो सिविल डिफेंस का काम होता है, कोई ऐसी आपदा आ जाए जो हो जाए, तो उसको, लोगों को बचाना, फ्लड आ जाए उसको बचाना, और कोई बिल्डिंग में आग लग जाए उसको बचाना। तो आपके फायर वाले तो कम आएंगे। अगर जहाँ पे 10 जगह बम गिर गया तो फायर ब्रिगेड वाले कहाँ जाएंगे जी? तो हम ही लोग होते हैं जो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। अगर इस बिल्डिंग में कोई गार्ड खड़ा है, ही और शी विल बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो किसी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, मैं 2-4 लोग ही सक्षम होंगे अगर हम ट्रेंड होंगे इस बिल्डिंग को बचाने के लिए। तो ऐसी ट्रेनिंग देने का हमारा एग्रीमेंट हो गया है सरकार के साथ, और उसका काम भी शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो इससे बड़ी आपदा आती है, जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, चाहे वो फ्लड आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, जब बड़े बम फटे, जहाँ पे बिल्डिंगें गिरने लगे, ज़्यादा क्षति हो जाए, उसके लिए भी अब हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया कैप्सी का, कि वो भी हमारे सब लोगों को उतनी बड़ी आपदा को हैंडल करने में उसकी ट्रेनिंग देंगे। अब वो जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो उससे देश को एक सुरक्षित देश बनाने में, आपको आगे की लड़ाई की पूरी व्यवस्था जो मोदी सरकार कर दी है। आपको हैरानी होगी सुन के कि सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया सिविल डिफेंस के लिए एलोकेट कर दिया। को अब उनको पता कि लड़ाई कहीं भी हो सकती है। तो फौजी की ट्रेनिंग अलग है, हमें हर शहर में फौजी चाहिए होंगे, फौजी जैसी मानसिकता के लोग चाहिए होंगे। इनफैक्ट पहलगाम की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो पहलगाम कश्मीर में 5 लाख के आसपास ट्रूप्स हैं ऑलमोस्ट। एंड बहुत जगह पे ये भी बोला गया कि सोशल मीडिया चैनल्स पे टेररिस्ट ऑलरेडी बोल रहे थे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जैसे किसी ने लिखा था इट विल बी अ वेरी हॉट समर इन जम्मू, ऐसा एक सोशल मीडिया चैनल पे किसी टेररिस्ट ग्रुप ने लिख दिया था। किसी ने लिखा बी प्रिपेयर टू रिसीव सम बॉडी बैग्स। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रहे थे। मुझे थोड़ा, जैसे आपने खबरी की बात की, यार इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना सबसे बड़ा काम है एक इंटेलिजेंस के अंदर या इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का होता है, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मर तो अलग हो गए, बट डिजिटल में क्या क्या होता है? हाउ डू यू कैप्चर द इंफॉर्मेशन? सी, इंटरसेप्शन एक आर्ट है। और इंटरसेप्शन क्योंकि अब आपके साइंस से जुड़ा है, डिजिटल में हो गया है, बड़ी तरक्की हो गई है, सूचना तंत्र को आप कैसे सुने, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि आप व्यक्तियों की आवाज़ें सुन सकते हो, और उसको इंटरसेप्ट करने के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती हैं वो अपने यंत्रों द्वारा आपकी बात सुनते हैं। अब दूसरा व्यक्ति भी उतना ही एडवांस हो गया है, जिसकी आप सुनना चाहते हो वो भी उतना ही सक्षम और
एडवांस हो गया, उसके पास भी तंत्र है, जंतर है। अब ये है कि कौन किस लेवल का प्रोफेशनल है, कि किस सोर्स से आपने ये बात सुनी है कि जम्मू गर्म होने वाला है, हाँ कौन भेजने वाला है, और उसको इंटरसेप्ट कैसे किया, और उसको उसको आपने समझा कैसे। करेक्ट। इंक्रिप्शन में लोग तो आजकल इंक्रिप्शन में बातें करते हैं, जो इंक्रिप्शन में नहीं कर रहा वो सीधी सूचना अगर आपको दे रहा कि जम्मू कैसे गर्म होगा, तो उसकी मंशा क्या है ये सूचना देने की। क्यों देगा सूचना, पूर्व सूचना कौन देता है, आपने उसकी करने की जी। अगर आपने कोई कांड करना है तो कोई महामूर्ख ही होगा जो ऐसी सूचना देगा। महामूर्ख का इंटेलिजेंस में कोई काम नहीं है, 100% उसका होता है। तो उसके अंदर आपकी स्मार्टनेस उसी में है कि सूचना को कौन से सोर्स से आप देख रहे हो, असली करने वाले कौन हैं। आम व्यक्ति तो करेगा नहीं पहलगाम में आके, करेक्ट। तो कुछ ही लोग होंगे जो इसके सक्षम हैं, जिनकी संगठन इतना स्ट्रांग है, जो उतने कमिटेड हैं कि एक देश से दूसरे देश में आके कोई गड़बड़ पैदा करना या आतंकवाद की करना, जो बाहर से आई इन्फॉर्मेशन का उसको एनालाइज करना है, वैल्यूएशन करना, इसके हमारे सिस्टम हैं। तभी तो देश ऐसे हालात में बचा पड़ा है। आज हम अगर कहीं ना कहीं देश से इकट्ठा है तो ये मान के चलिए कि आपका इंटरनल सिस्टम बड़े हद तक काफ़ी स्ट्रांग है। इसके ऊपर देश में कोई चर्चा नहीं करता है कि हमारी असुरक्षा की जो मामला हुई वो कहाँ से शुरू हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था। कम्युनिस्ट एमएल वाले मार्क्सिस्ट लेनिन लोग थे, वो कहाँ के मार्क्सिस्ट हैं, कौन लेनिन है, कहाँ के लोग हैं अभी रूस के कहाँ वाले, उसका जहाँ पे आके हमारे सिस्टम में कोई लेना देना नहीं था। वो चीज़ें जब लाने की कोशिश हो गई, पूरा कलकत्ता की जितनी इंडस्ट्री सी बंद हो गई, सब लोग वहाँ से भागने लगे, जो बहुत बड़ा कॉमर्स का सेंटर था। तो इसी तरह वो जो व्यवस्था बदलती गई, अंदर आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस जब आते रहेंगे तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज तभी कर पाओगे अगर आप उस व्यवस्था, वो जो चीज़ हो रही है उसके बरखिलाफ हो। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना सर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल आस्पेक्ट्स, राइट। एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, हर जगह पे ऑब्वियसली जहाँ से भी गुड्स आते हैं, राइट। एयरपोर्ट पे तो इतने लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों करोड़ों लोग रोज ट्रैवल करते हैं, ट्रेन स्टेशन पे लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क होता है? जैसे मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, हर इक्विपमेंट्स लगा होता है। हम यूएस जाते हैं या कहीं और डेवलप्ड नेशन में जाते हैं, वहाँ कुछ सिंगापुर में जैसे मैं गया, मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा कि कोई एंट्री से लेकर एंड तक, उस टाइम था, अब मुझे नहीं पता वहाँ सिचुएशन क्या है, मैं 5-10 साल पहले गया था, तब की बात कर रहा हूँ, किसी ने कुछ चेक नहीं किया मुझे। मतलब जैसे यहाँ पे तो पुलिस का बंदा खड़ा होगा, दे विल स्कैन यू, मैनुअल सब कुछ आपको एक एक टच करके देखेंगे, ट्रे से आपका सामान निकलवाएंगे, लैपटॉप को अलग रखवाएंगे। जब मैं वहाँ गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, और मैं बहुत सरप्राइज हो रहा था कि यार कब होगी मेरी, मतलब मेरे को तो फील ही नहीं हुआ कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो भी गई। इट वॉज दैट स्मूथ। वट आर वी डूइंग डिफरेंट, वट अदर कंट्रीज आर डूइंग डिफरेंट? सी, एविएशन सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक देश में मुद्दा है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पैसेंजर ने वहाँ से निकल के जाना और ऐसी जगह बैठना जो हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, और उसने हवा में चले जाना है, सड़क पे नहीं चलना है, रेल पे नहीं चलना है। जहाँ एक्सीडेंट हो गया तो कुछ लोग घायल होंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, को वहीं है, यू आर देयर। पर अगर एविएशन का एक्सीडेंट हो गया, वेयर आर यू? अभी हुआ ये अभी रिसेंटली। जैसे हुआ, तो जो चीज़ हवा में चली गई है उसको अगर एक्सीडेंट हो गया उसको कैसे बचाएंगे? तो बचोगे ही नहीं। ट्रेन में कुछ भी, जब बम भी हो जाए, कुछ भी हो गए, तो बम धमाका होगा, एक उस पर हो गया, गाड़ी पलट गई, उसमें भी हज़ारों लोग बचते हैं, सैकड़ों उसकी जान चलती है, लेकिन ऊपर में हो गया तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ किसी लोगों की पहुँच नहीं रहती उसको बाद में बचाने वाली। तो टोटल वो सिस्टम के हिसाब से अगर आप जाओगे तो वहाँ बड़ी पुख्ता सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी, हर तरह से। आप क्या लेके जा रहे हो कि टेररिज्म का ज़माना है, लोग टेररिस्ट जितने आप साइंस में निपुण हो, उससे ज़्यादा टेररिस्ट लोग भी पढ़े लिखे हैं। जहाँ कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, आप पता लग रहा कि नहीं कि ये भी कितने ज्ञानी हो गए, ये बम कैसे बना सकते हैं। करेक्ट। तो वो उसको पकड़ने का ढंग ऐसा आपके साथ, पब्लिक के साथ ना हो। तो एविएशन सिक्योरिटी में इसके सारे चेकिंग करते हो। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि आप यहाँ भी बॉडी स्कैनर आने शुरू हो गए हैं। यहाँ भी एक आया था स्कैनिंग- दिल्ली में, पर वो दिल्ली, तो हाँ। शायद वापस। नो, वापस नहीं, यहाँ लोग शोर मचाते हैं ना, अरे ये तो आपकी बॉडी दिखेगी, सो व्हाट हैं भी, आप कोई और कुछ करिए। और क्या क्या कर सकते? अगर आप ही ट्रैवल कर रहे हो, आप ही इसका विरोध कर रहे हो, तो कैसे होगा? अब लोग कहते जूते क्यों निकाल देते हो जी? अब
ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए फॉरेन कंट्री में, जहाँ जो आपके शूज़ जैसे आप लोग सारे पहनते हैं, उसके अंदर वो अपना मटेरियल ले गए थे छुपा के, जो पकड़ा नहीं जा रहा था। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट अगर आप सर्च करोगे तो पता लगेगा शूज़ के अंदर किस टाइप का वो सामान जो बारूद है वो कैसे वो लेके जाते हैं, किसका इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि वो बड़े एडवांस है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो पुलिस को जो आपके डिटेक्शन सिस्टम है उसी ढंग से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो आपके सारी चीज़ को समझ लें। अब हमारे में काफ़ी तरक्की हुई है। अभी आपको मैं बताऊं, रिसेंट में बेंगलोर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइंस के ही हैं, गणपति जी शायद उनका नाम है, उमापति। उमापति जी ने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि वो आपका बता देंगे कि आपके पास कौन सा, छोटा सा है और इतना स्ट्रांग है उसका सिस्टम, आप अगर थोड़ी सी भी कोई ड्रग लेके जा रहे हो, वो एकदम बता देगा इस आदमी के पास ड्रग है। बॉम्ब लेके जा रहे हो, कॉन्ट्राबैंड कोई भी लेके जा रहे हो, वो एकदम उसकी सूचना दे देगा। स्कैनर से जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसे हैंड होल्ड अभी उन्होंने बनाया है, उसका शुरू हो गया, शायद बेंगलोर एयरपोर्ट के ऊपर उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो ये भी सब जगह पर लगेगा। अब आपको स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह ऐसा रख दीजिए, पता लग जाएगा साथ की जेब में कोई ट्रक लेके जा रहा है, जहाँ इसके बारूद है, इसके उसमें है, तो आपको बाकी जो स्कैनर्स लगे उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बॉडी स्कैनर लगाने की जरूरत नहीं, जो बड़ा एक्सपेंसिव है। ये छोटे से काम, ये बड़ा एक रेवोल्यूशनरी मामला आने वाला है। तो आपका जो खर्चे वो कम होंगे, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट आप कहीं भी लगा दोगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो वी आर मच एडवांस देन अदर्स इस मामले में। हमने बॉडी स्कैनर जंप ही कर दिया, जंप कर दिया टोटली। तो मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुकात है, मैं इसको काफ़ी पुश किया उस चीज़ को। वैज्ञानिक तो वो हैं, लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी का क्लियर जब बात करना चाहते थे, कि हमने कहा था कि अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो हम हर होटल में, हर उसके हॉस्पिटल में, जहाँ भी भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन में, इसको आप लगा सकते हो। अदरवाइज रेलवे स्टेशन पे जो आपने मेटल डिटेक्टर लगा रखे उसका क्या फ़ायदा। आप सिर पे टीन वाला बॉक्स लेके जा रहे हो, टूं करा, उसको देखता ही नहीं है। सही बात है, बैठे होते हैं बस, यूं चल रहे हैं बैठे लोग, चलते जा रहे हैं लोग। अब अगर आप कभी इनके कंट्रोल रूम में चले जाओगे तो आप हैरान हो गए, वहाँ कोई बैठा ही नहीं होता, सारे टीवी चल रहे हैं। किसी को ट्रेनिंग नहीं है कि इसमें देखना क्या है, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो अब जो सिस्टम आ रहे हैं, हमारे डिटेक्शन सिस्टम है, वो काफ़ी एडवांस्ड हो रहे हैं। अभी आईडी सिस्टम शुरू हुआ है, अभी हमारी कैप्सी ने एक आईडी सिस्टम को पास किया है। वो उस आईडी कार्ड को आप डुप्लीकेट कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा सिस्टम अंदर उसके डाला कि नहीं तो लोग डुप्लीकेट कार्ड भी बना के चले जाते हैं। जब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्कैन करते हैं, क्या कुछ लोग जो होते हैं ना खुरापाती दिमाग वाले, वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ लेके जाएं, ऐसा जैसे वीड लेके जाने की कोशिश करते हैं, बहुत गांजा लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारे डिटेक्टर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं अभी नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन जो ये उमापति वाली टेक्नोलॉजी है, हाँ, उससे डिटेक्ट कर लेंगे अच्छा। किसी तरह का भी। एक और आपको बताऊं बात, जो आप गुच्ची का और इसका पर्स लेके जाते हो ना, नकली, हाँ, 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 अच्छे अच्छे ब्रांड का, और वो स्कैन करोगे वो उसको ही पकड़ लेगा। तो उसको कैसे पता है नकली है? यही तो टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर फीचर डालने पड़ते हैं कि असली क्या है। अच्छा, जब असली वाले फीचर डाल दोगे अंदर, वो तो आपको कस्टम्स में भी बहुत यूजफुल होगा ये तो फिर। बहुत यूज होगा। जिसका ये नकली शराब को पकड़ सकता है, क्या बात नकली दवाई को पकड़ सकता है। ये बड़ा क्रांतिकारी चीज़ हुई है कि आप विस्की के सामने उसको ले आओगे। हाँ। अगर विस्की का डाटा उसके अंदर है जेन्युइन वाला, हाँ, तो अगर वो नहीं हुआ तो वो अपने वीम से एकदम कहेगा इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है जो आपने मेरे में डाल रखी है। वाह, हाँ, पर्स को अनबिलीवेबल पकड़े। है ये पर। हाँ, अनबिलीवेबल है। तो जो चैलेंजेस आते रहे हैं, यही चैलेंज 1982 में जब एशियन गेम्स हुआ तो पंजाब में आतंकवाद होने लगा। उसी की वजह से सोचा जा रहा आतंकवाद वहाँ शुरू हो गया। और वहाँ से आतंकवाद क्यों शुरू हुआ, एक लंबी कहानी है कि भी किस ढंग से आतंकवाद को वहाँ क्या क्या वहाँ पे लड़ाई थी, कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई थी, आपके दरबारा सिंह की और ज्ञानी जैल सिंह की आपस में लड़ाई थी, और ये दोनों ने कैसे क्या किया। इनका अकालियों के साथ अपना और कॉन्फ्लिक्ट था, और उसको करने के लिए कैसे एक और मूवमेंट वहाँ पे पैदा कर दी कि पूरे देश में जो आज भी हम सब ग्रस्त हैं। तो ये सारे इन लोगों का किया कराया है, कोई बाहर दुश्मन नहीं आया, कोई उन्हीं लोगों को आपने प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे ही लगातार जो चैलेंजेस आएंगे, अगर तो आप उसको व्यवस्था, हमारी व्यवस्था शुक्र है कि इसलिए बची हुई है कि हमारा इंटरनल
जो इंटेलिजेंस सिस्टम है अभी काफ़ी स्ट्रांग है। जब आपने एशियन गेम्स के लिए सिक्योरिटी की थी, पूरी प्लान की थी, क्या क्या उस टाइम पे प्लानिंग होती थी, किस तरीके से होती थी प्लानिंग उस टाइम? सी नाइन्थ आपको एशियन मतलब गेम हाँ बहुत बड़ी इवेंट थी देश के लिए। हाँ ये पहली इवेंट थी, इससे पहले ऐसी कभी इवेंट हुई नहीं थी। तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो ये इवेंट की जब बात नाइन्थ एशियन गेम की हो गई, तो उसके लिए स्टेडियम बनाने थे, स्टेडियम्स बनाने थे, पूरा गांव बनना था, बहुत कुछ होना था। ये कहाँ पे हो रहा था? ये आपका आईपी स्टेडियम जिसको बोलते हैं ना आजकल, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, पहले इसका नाम आईपी स्टेडियम होता था। वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनना था, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनना था जो बड़ा सबसे बड़ा बना है। एक जमुना वेलोड्रम था जिसमें साइकिल वाले थे, ऐसे बाकी कई स्टेडियम फायरिंग बने थे सारे। तो उसमें सुरक्षा की बात हुई, क्योंकि पंजाब का आतंकवाद तभी अभी शुरू हुआ था, तो इसकी चैलेंज था काफ़ी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसको व्यवस्था की जाए। और पुलिस उन दिनों में बड़ी कम होती थी, आज भी कम है। आपको बताऊं, मैं दिल्ली में 70 या 75,000 पुलिसमैन है और सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे 5.5 लाख। उस वक्त पुलिस बहुत कम होती थी, एसपीजी नहीं होता था। तो उसको जब बनाने की बात हुई, तो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज रिलेटिव थे मिस्टर गौतम कौल। गौतम कौल जो उनके आंट के बेटे थे, आईपीएस अफसर थे, उनको ये चार्ज बनाया गया कि आप इसकी व्यवस्था देखोगे। घर का आदमी था वो। और स्टेडियम बनाने का काम दिया गया था मिस्टर शरद दास को, जो उड़ीसा के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की जो छतरपुर वाला कोठी उसी की डिज़ाइन की थी। उसने, मुझे जानते थे कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, तो उसने मुझे कहा भी आप इसकी सिक्योरिटी देखने का काम कर सकते हो। मैं कहा कर सकता हूँ। तो कहता ही, तो मैं आपकी मीटिंग प्रधानमंत्री से कराता हूँ। मैं, यार उससे क्या करवाओगे, इंदिरा गांधी से। तो मैं उस वक्त जनता पार्टी की यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी था। तो गाली देते रहते थे, विरोध करते थे। वो कहता मैं मिलाऊंगा। मैं कहा तो मुझे मिला दे, तो मैं भी थोड़ा मजा लूँ। तो उन्होंने जाके मुझे जी इंदिरा गांधी जी से जाके मिला दिया। जब इंदिरा गांधी जी ने मुझे देखा तो एकदम हैरान हुई, अरे भाई ये तो विक्रम सिंह है। मैं कहा हाँ जी। अरे शरद दास, तुम किसके लिए आए हो? ये तो मुझे गालियां देता, बड़ा हर वक्त गालियां देता है। उन दिनों में प्रधानमंत्री का जो घर था, उसके 300-400-500 गज दूर एक मेथी चौक हुआ करता, जिसका आजकल लोगों को पता नहीं है। उसका नाम था मेथी चौक। और जिसने भी प्रदर्शन करना होता था प्रधानमंत्री के घर के बाहर, वो मेथी चौक में आता। जैसे आज जंतर मंतर है ना, वैसे वह मेथी चौक होता था। तब इतने लोग प्रदर्शन ज़्यादा नहीं, थोड़े लोग आते थे। हम वहाँ जाते थे, तो जब इंदिरा गांधी गाड़ी आती तो हम बोर्ड लेके बोर्ड लेके शोर करते। वो रोज़ देखती थी मुझे, कहते तुम्हें गाली निकलता। तो मैं कहा देखिए मैडम, पहले तो मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली। आप महिला हो, मैं इज्जत करता हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ। आप देश की प्रधानमंत्री हो, उससे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकता, औरत को गाली नहीं दे सकता। फिर तो मुझे कुछ तो कहते होंगे। मैं कहा मैं मुर्दाबाद बोलता हूँ। ये गाली होती है, मैं गाली नहीं होती, ये नारा है। और मैं आपकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हूँ, आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। यू आर वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपकी कुछ पॉलिसी हमें पसंद नहीं, इसलिए हमारी आवाज़ है। नहीं भाई तुम तो ऐसे हो। मैं कहा जी मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। अगर आप मेरी मदद चाहते हो, मैं देश के लिए देने को तैयार हूँ। तो कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? मैं कि जब सिक्योरिटी का काम करूँगा तो मैं सिक्योरिटी देखूंगा, तब मैं जनता पार्टी उल्टी नहीं हूँ। कहती दैट्स गुड आइडिया। तो फिर करिए, आप व्यवस्था करिए। तो आपको आपकी पार्टी वाले नहीं कहेंगे तुम भाई इंदिरा गांधी के लिए काम कर रहे हो। मैं कहा मैडम मैं देश के लिए काम करूँगा, ये देश के मामला है। कि ठीक समझ गई। तो उन्होंने मुझे काम दे दिया वहाँ पे। तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर बनना था उसका, उसके अंदर मैं जुड़ गया शरद दास के साथ। और एशियन गेम के बाद सिक्योरिटी की कई चीज़ें उस वक्त सामने आई। और एशियन गेम में इंडिया में सबसे पहला, जो आप आजकल आईडी कार्ड आप लेके चलते हो ना सारे जने, कंपलसरी हो गया है। इंडिया का सबसे पहला आईडी कार्ड मैंने इंट्रोड्यूस कराया था वहाँ पे आईपी स्टेडियम में। जी टीवी वालों ने एक प्रोग्राम किया था जासूस नंबर 1। और उस जासूस नंबर 1 में मैंने दुनिया का एक इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ा था, जो एक सिंगापुर के चाइनीज़ बैंक को लूट किया गया था। क्या था किस्सा वो? $24 मिलियन वो आदमी वहाँ से उसने चुराया। कोई इंडियन था, सिंगापुर में रहता था, उनके पिता पोता सब सिंगापुर में रहते थे। वहीं उसकी शादी मलेशियन औरत से हो गई थी। उसने वहाँ से, चाइनीज़ बैंक था, वहाँ से उसने, उन दिनों में ये आपका साइबर वाला मामला शुरू हुआ था। $24 मिलियन उसने वहाँ से साइफन ऑफ कर लिया उस बैंक से। अच्छा। और साइफन ऑफ करके जन की चुरा के वहाँ से, और वो इंडिया आ गया। इंडिया पहुँच गया।
इंडिया में तो भाई लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, पासपोर्ट उसने अपना दिया और यहाँ से पार हो गया दिल्ली एयरपोर्ट से। वो जब चाइनीज़ लोगों को वहाँ पता लगा, बैंक चाइनीज़ था, जब उनको पता लगा इतना मिलियन हो गया तो उन्होंने अपनी पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। सिंगापुर पुलिस ने केस लिया, सिंगापुर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि वो आदमी तो इंडिया चला गया। अब इंडिया से उन्होंने संपर्क करना था, तो इंडिया से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवानी है तो आपको इंटरपोल के पास जाना पड़ता है। तो वो इंटरपोल के पास गए। जब इंटरपोल के पास गए तो उन्होंने, इंटरपोल ने ये सारा काम दिल्ली में दे दिया। और दिल्ली में सीबीआई का एक डिपार्टमेंट है जो इंटरपोल के केसेस को हैंडल करता है, सीबीआई में है। और सीबीआई जो अपना केस होता है, जो सीबीआई के पास इंटरपोल केस आएगा, वो एक लोकल पुलिस को देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस ने ढूंढना सब कुछ। तो वो ये प्रोसेस उनका। अब वो पैसा लेके तो आ गया, इंटरपोल ने इनको बोल दिया, इंटरपोल ने सीबीआई को बोल दिया, सीबीआई ने दिल्ली पुलिस को भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस के पास कहाँ समय है एक आदमी को ढूंढने के लिए, तो दे आर ओवर बिजी इन एनी केस। वो नहीं कर पाए, उनको 2.5 साल हो गए। जब 2.5 साल हो गए तो फिर इंटरपोल ने उस चाइनीज़ पुलिस को, जो सिंगापुर पुलिस है, उनको सलाह दी उन्होंने कि देखिए इंडिया में आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप एक काम करो, आप एक व्यक्ति है कुंवर विक्रम सिंह, और वो CII का डायरेक्टर है। CII मीन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर। आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर। ये दुनिया की बहुत बड़ी संगठन है, और मैं विंडरमेयर इंग्लैंड में इलेक्ट हुआ था, पहला इंडियन इसके लिए। ही सेड ही इज़ द वन, आप उसके पास जाओ, वो आपका काम कर देगा। तो सिंगापुर पुलिस के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आप ऐसे ऐसे व्यक्ति इतने पैसे लेके आ गया है इंडिया में, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी मदद करो। मैं कहा ठीक है जी, मैं इसको ढूंढता हूँ उसको। तो पैसे उसे तय हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने अपना इमिग्रेशन पे एड्रेस दिया था, वहाँ से हमें पता लग गया कि इसका एड्रेस तो चंडीगढ़ का है। तो हमारी टीम चंडीगढ़ गई, मैं खुद गया चंडीगढ़, और जिस जगह पे गए घर पे, वहाँ को उस व्यक्ति नाम का व्यक्ति कोई नहीं था। तो कहते नहीं जी यहाँ तो इस आदमी का कोई आया नहीं। तो इमिग्रेशन में वो एड्रेस दे के आया था कि मेरा इंडिया में क्या एड्रेस होगा। ही वॉज ए सिंगापोरियन। अब पता नहीं कहाँ कैसे ढूंढे उसको जी। अब जब हमें भी कम से कम 1 महीना लग गया, भी आदमी पंजाब का है, ये तो मुझे पक्का पता था कि वहाँ से आया है, सरदार जी है, बाल बुल काटे हुए थे, लेकिन उसके कोई ना कोई कनेक्शन पंजाब में होएगा, जहाँ ईज ऑफ लिविंग उसका हो जाएगा, बातचीत करना, कुछ करना जो हो पंजाब में जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्लू ये था? हाँ, फर्स्ट क्लू ये था। तो अब हम उससे जी ढूंढने लगे, लेकिन कोई चीज़ हाथ पहले लगे ना। एक दिन क्या हुआ कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा, काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट, जो 2nd और 3rd पेज के ऊपर था। उसके अंदर लिखा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के प्रोफेशनल चाहिए। तो मुझे लगा, मैं कहा यही तो काम वो आदमी सिंगापुर वाला करता था। सिंगापुर में करता था वो? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये काम था उसी का, ऐसा ही तो हो ना हो ये व्यक्ति वही हो, क्योंकि एक पंजाबी चाहे उसके पास कितने करोड़ों आ जाए, वो काफ़ी देर बैठ के घर नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बट बात ये है सर, आप अगर वो केस तो आपने चलो बाद में सॉल्व कर दिया, आप पूरी कहानी बताओ अभी। हाँ, बट अखबार ना पढ़ते तो क्या होता? मैं तो वो सोच रहा हूँ। हाँ, यस। एक ये तो किस्मत की भी तो बात होगी ना इसमें। इसका डिटेक्टिव लक। हाँ हमेशा परमात्मा डिटेक्टिव की मदद करता है, क्योंकि वो सत्य की तलाश में है। हाँ। तो सत्य की तलाश में आपकी कई चीज़ें मदद करने लगी। तो इसमें भी ऐसा जब देख लिया, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ऐड, और नीचे एड्रेस जो था किसी कंपनी का नहीं था, केयर ऑफ DBS, एक डाइनर बिजनेस क्लब थी। पहले डाइनर्स क्लब होता ना, क्रेडिट कार्ड होते थे, उन्होंने एक अपना बिजनेस सेंटर बना रखा था। तो मैंने कहा भी ये इतनी बड़ी कंपनी और ये एड्रेस दे रहा है, एक बिजनेस सेंटर था। उन दिनों में बिजनेस सेंटर कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे ही नहीं। तो DBS के जो मालिक थे उनको मैं जानता था। अच्छा। और वो क्योंकि श्याम सुंदर अग्रवाल थे, जो डाइनर्स क्लब के कभी मालिक हुआ करते थे। आई न्यू हिम वेरी वेल। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कही DBS में ऐसे से ऐड निकली है, पता लगा सकते हो जी किसने ऐड दी हुई है? वो कहता लेट्स यू कनेक्टेड। मैंने उससे बात की, तो उन्होंने कहा ये तो आदमी एक मिस्टर सतवंत सिंह है, ही वॉज ए सब्जेक्ट। तो मैं कहा माई गॉड, है भी सरदार। हाँ, नाम सेम था। हाँ। नाम उसने सेम रखा, नाम भी सेम रखा नाम सेम रखा, क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट था, नाम चेंज ही कर सकता जहाँ के। बिजनेस उसने करना था,
उसने उसी नाम से वहाँ जाके अपना अकाउंट खोल लिया एप्लीकेशन डीबीएस के ऊपर। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा यार जी जो आपका वो मेंबर बना तो कैसे बनते हो? वो कहते जी मैं तो सोच के बताता हूँ ये कैसे बनते हो। मैं कहा ओके आई एम कमिंग। मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मैं बॉम्बे पहुँच गया मिलने उससे। उससे मिलने के लिए। वो तो उनका मैनेजर में से बात कर रहा था, मालिक तो मैं जाके मालिक को मिलना था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कोई ना कोई बड़ा आदमी कहेगा तभी वो एम्प्लाई देगा। सही बात तो है। मेरे बड़े आदमी को बोला, मैं क्या बता भी जी जो आईडी है जी आपका डीबीएस का पहले मेंबर बना होगा तभी आपको केयर ऑफ दे रहा है, तो मुझे बताओ कि जी आपका मेंबर कैसे बना और क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं। वो उन्होंने बता दिया और वो बताया। मैं क्या पेमेंट कैसे हुई थी इसने आपको मेंबरशिप की? तो बाई चेक। मैं क्या चेक की डिटेल मिलेगी? कि हाँ जी। वो कहते जी हम जो चेक हमें मिलता है उसको फोटो कापी लगाते हैं। तो मुझे उसके चेक की फोटो कापी मिल गई। अब से फोटो बैंक कापी अकाउंट आ से गया। मुझे पता लगा कौन सी ब्रांच है, कहाँ है। हाँ। और वो ब्रांच थी मोहाली की। हम्म। सो मेरा यो था एप्रीहेंशंस कि ये आदमी दिल्ली पंजाब में पंजाब में ही। होगा। और वो चीज़ मुझे पता लगी। अब पता लगी तो हमने एकदम ब्रांच का पता लगाया। अब ब्रांच में जाके तो बैंक वाले बताते नहीं इसका होम एड्रेस सही क्या बात है। है। बड़ा अच्छा बैंक था, कोई हम काफ़ी कोशिश की, होम एड्रेस नहीं मिला उसका। अब होम एड्रेस मिला नहीं तो बड़ी कोशिश करने लगे। हमने कहा यार बैंक में तो ये आदमी आएगा किसी ना किसी दिन। फिर बड़ी मुश्किल से हमने एक वहाँ का जो पियोन था उसको अपना सोर्स बना लिया बैंक का। तो उस सोर्स ने जाके उसका खाते से पता लगा लिया कि इसका ये आदमी है, इसका घर यहाँ पे है। तो हम उसके घर में पहुँचे। इससे पहले की और इंटरेस्टिंग चीज़ जो छूट गई है असली, वो ये हुआ कि जब हमें ये पता लग गया कि बैंक की डिटेल और सारा कुछ, तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति के पास $24 मिलियन हैं और वो 2.5-3 साल से रह रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो खर्च करेगा इसको। और वो खर्च क्या करेगा? सरदार जी लेगा। आदमी है, गाड़ी लेगा, सबसे बड़ी मर्सिडीज लेगा कि वहाँ उसको शौक मर्सिडी का है। अब हमने मर्सिडी की तलाश करनी शुरू कर दी। तब तो मर्सिडी बहुत कम मिला करती थी, 2-3 जगह पे थी, एक ही जगह पे होती गिनी थी। चुनी होती है। वो जहाँ जहाँ हमने पता लगाया हमें वहाँ पे उस एड्रेस का, उस नाम की कोई मर्सिडीज मिली नहीं थी। एक जगह जाके एक पता लग गया कि ये मर्सिडीज इस आदमी ने खरीदी है और घर का एड्रेस वही जो उसने शुरू में ओरिजिनल दिया था, इमिग्रेशन पे जो दिया था। इमिग्रेशन दिया था, वहाँ तो रहता नहीं था। तो हमने सोचा यही आदमी है, क्यों अपना एड्रेस देगा, ये सेम आदमी मिल गया। जबकि इसके पास अब कार है। हाँ। अब कार का पता लगा लिया। फिर हमने कहा कि ये जो पंजाब के लोग हैं ये हर टाइम अपनी सबसे बड़ी एक्सपेंसिव कार यूज़ रोज नहीं करते, दे हैव ए सेकंड कार आल्सो। ये तो जिस दिन शादी पे जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये जाना, अच्छी जगह जाना, वो अपनी मर्सिडीज और दूसरी चीज़ लेके जाएंगे, बाकी सब जगह दूसरी लेके जाएं। तो फिर दूसरी उन दिनों में बेलिनो गाड़ी आई हुई थी, नया नई। तो उसका हम सर्च करते करते भी नई गाड़ी खरीदेगा, नई ये आई हुई है। एक हमने बेलिनो पकड़ ली जिसका सेम एड्रेस था उसका, फेक वाला। सो ये 2 गाड़ियों का हमें पता लग गया कि ये कहाँ कहाँ पे ये हैं। और फिर ये इधर से बैंक का पता लगा, बैंक से उसका एड्रेस पता लग गया। बस एड्रेस पता के जब हम वहाँ पे पहुँचे तो दोनों गाड़ियाँ उस घर पे बाहर खड़ी थी। तो हमारा काम इसमें बन गया। अब आइडिया था कि इसको गिरफ्तार कैसे करें। क्योंकि प्रूफ तो है नहीं। प्रूफ अभी नहीं है, प्रूफ तो है, वो तो पकड़ने का था, लेकिन अब ऐसे जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके लिए बाद फिर आपको सीबीआई में जाना पड़ेगा ना, दिल्ली पुलिस को जाना पड़ेगा। अब हमें पता था कि आप ये पंजाब में है, इसके पास $24 मिलियन हैं, तो अगर पंजाब में कोई इसको पकड़ेगा तो पैसे तो गए। कुछ लाख रुपए दे देगा उनको। हाँ सही बात है। प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, अकाली सरकार थी वहाँ पे। तो हमने कहा जी किसी एमएलए को पैसा दे के चीफ मिनिस्टर से बात करा के ये यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा जी। और फिर पंजाब के लोगों से क्या लेना देना चीनी बैंक से। ऐसा हमारा थोड़ा चोरी किया है, जिसका चोरी वो चीन का बैंक है हेलविद्वीप। हमने उसको वॉच करना शुरू कर दिया। फिर हमें डीबीएस से पता लगा कि ये अपनी डाक वगैरह जो चिट्ठियाँ वगैरह इसकी आती हैं, ये दिल्ली में डीबीएस का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस था वहाँ भी आता है। तो हमने इसकी वॉच चंडीगढ़ से शुरू कर दी। और एक दिन मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति डीबीएस दिल्ली में आ गया अपनी वाइफ और बच्चा के साथ। और मज़ेदार बात है आपको बताऊं कि उस वक्त रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। उस पर चंद्रशेखर जी स्टेज पे थे, मैं भी स्टेज पे था, मैंने राजपूत वाली पगड़ी पहन रखी थी और बहुत बड़ा सम्मेलन था उसमें। अब मुझे वहीं पे फ़ोन आ गया, उन दिनों में मोटरोला फ़ोन थे बड़े बड़े मोटे वाले। तो कहा भी वो सब्जेक्ट आ गया जी। मैं कहाँ कहते जी वो तो डीबीएस में इधर है।
मैं सब लोगों ने उसको घेराबंदी कर ली थी, कहते आप आ जाइए तुरंत। अब मैं स्टेज से कैसे उठूँ? मैं चंद्रशेखर जी को कहा जी, मैं कहा मेरा पेट में बड़ी खराबी हो गड़बड़ हो गई है, मैं जाना चाहता हूँ। कहते जा जल्दी जा बे तुम तो। और मेरे पास अंदर में ड्राइवर नहीं था और सफारी गाड़ी थी मेरे पास। तो मैंने बैठ के कुर्ता पजामा पहना हुआ और मैंने पहले तो पगड़ी उतारी अपनी, रखी, सीधा डीवीएस पहुंचा तो उसकी गाड़ी खड़ी थी। अब उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो थोड़ी देर में वो अपनी वाइफ के साथ नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, तो मैंने उसका गाड़ी से फॉलो करना शुरू कर दिया। अब फॉलो करता हूँ, 2-3 जगह डिफेंस कॉलोनी गया, कई जगह गया वो, लेकिन हमारी पूरी टीम थी उन दिनों, हमारे पास वो पुलिस टाइप के वायरलेस भी होते थे। तो करते करते लेकिन अब समझना है कि इसको मैं इंटरसेप्ट कहाँ करूँ। मैंने दिल्ली पुलिस वाले को, जो उन दिनों में डॉक्टर पॉल होते थे, डॉक्टर पॉल ही थे, पहला नाम भूल रहा हूँ, वो ही वॉज नंबर 2 इन दिल्ली पुलिस, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे सीबीआई के साथ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, वो आदमी सब्जेक्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको गिरफ्तार करना है। तो कहते बताओ कैसे किया जाए। मैं तो आप बताओगे कैसे गिरफ्तार करना है? कहते किसी ढंग से इसको रोको भाई, कुछ करो। मैं कहा डन। इतने में इसने एम्स से जो आईने को सड़क जाती है ना, जो आईआईटी की तरफ जाती है वही वाली। नो, एम्स में जो आईने मार्केट में जो जाती है, राइट साइड में आईने मार्केट है, हाँ करेक्ट। तो वो अब तो बड़ी सुंदर बन गई है। वो व्यक्ति जो है वो आईने मार्केट की तरफ चला गया और आईने मार्केट के अंदर चला गया। उसने अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ पे और वाइफ उसकी बैठी रही वहाँ गाड़ी के अंदर ही, और हम एकदम उतरे और हम उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाके, कोई 15-20 गज के ऊपर जाके उसको मैंने आवाज़ लगी, ऐसा हेलो मिस्टर सिंह। कहता यस। उसे पीछे देखा। मैं क्या, आर यू सो एंड सो? कहता यस। आई सेड यू अंडर अरेस्ट। ये नितिन, इस देश में पहली बार किसी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये तो पुलिस वाले भी नहीं करते हो, कहते भाई साहब जिससे बात करनी है साइड में ले जाते हैं। और आपके यहाँ हमारे कानून में अधिकार, एक व्यक्ति को अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो कोई भी सिविलियन उसको अरेस्ट कर सकता है। ये ऐसा प्रावधान है आपकी आईपीसी में। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कानून है इसका कि क्या कोई, बात कर रहे हो? हाँ है। मतलब मैं अगर सिविलियन हूँ और मुझे पता है कि सामने वाला क्रिमिनल है, हाँ, मैं उसको अरेस्ट कर अरेस्ट सकता कर सकते हो, आप डिटेन कर सकते हो। हूँ? अच्छा अच्छा जी, आपके इतनी पास पावर है इतनी civilian पावर सिविल के पास। एवरी सिविलियन इज ए पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस। और ये प्रॉपर लीगल। लीगल है, ये किसी को पता नहीं है। वाह। जो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, उसके हाथ में नोकिया का कम्युनिकेटर होता था, जानते, लंबा सा पहले होता था, ऐसे खुलता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसने मेरे छाती पे मारा बड़ी जोर से और मैं गिर गया। जो गिरा तो भागा, मैं उठा तो मेरे साथ बाकी लोग भी जो थे टीम वाले, हाँ। वो भी भागे उसकी तरफ। ये सीन इमेजिन करिए कि आईने मार्केट में छोटे से रास्ते में सारी दुकानें, मुर्गे की, इसकी उसकी, मुर्गे उड़ने लगे तो भाग रहे थे, सारे लोग भाग रहे थे। फिल्मी सीन टोटल। आखिर में जाके वो आदमी एक जगह फंस गया, आगे रास्ता नहीं था, तो मैंने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अब तकड़ा था वो, अब वो भागने की कोशिश करे। मैं कहा इसके यार कपड़े फाड़ दूं मैं। मजेदार बात, जब कपड़े फाड़ने लगा तो मेरा अपना पर्सनल जो ब्रांड है वो है पोलो, रैल्फ लॉरेन का, उन दो में मिलते नहीं थे। उसने वो पहना हुआ। अब मेरी दिल ही नहीं माना कि उसकी मैं शर्ट को फाड़ दूं। यू नो, लुक दैट ब्रांड जरूरी है। ब्रांड का जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी देखो कि आपके पास तो सामने उसने पहन रखी है, उसकी शर्ट को फाड़ने का मेरा मन नहीं किया है। मैं कहा मैंने इसको फाड़ना, तो उसको पकड़ के फिर पकड़ लिया। बाकी लोग भी आ गए तो आईने मार्केट में वो शोर मचाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो लोग सोचने लगे शायद ये किडनैपर्स हैं, लोन वोन वाले लोग होंगे। लेकिन क्योंकि आप सिविलियन में थे ना। सिविल में सारे थे। और फिर 2-3 लोगों ने कहा नहीं भैया दिल्ली पुलिस के लोग हैं, इनके पास वायरलेस है। तो लंबा वायरलेस था हमारा जो दिल्ली पुलिस टाइप का, उसको मैं बाहर पकड़ के ले आए। आज भी देखोगे आईने मार्केट में एक छोटा सा पुलिस पोस्ट बनी हुई आज भी है। मैं उसके अंदर उसको ले गया। जब उसको ले गया अंदर तो खाली पुलिस पोस्ट थी, लोग इकट्ठा हो गए, सब कुछ हो गए। मैं उसको बैठा लिया तो मुझे कहता, मुझे बताइए व्हाट्स योर नेम? आई सर माय नेम इज सो एंड सो। कहता आर यू इन्वेस्टिगेटर? मैं यस। कहता ओके। कहता यू नो हाउ मच मनी आई हैव विद मी? मैं कहा वो तो छप चुका भाई, अखबारों में छप गया है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? कहता है $24 million। मैं कहा यस आई नो। ही सेड आई विल गिव यू हाफ, लेट मी गो, आई विल मेक यू रिच मैन। अब उसने बोल दिया ऐसे तो एक सेकंड मैंने सोचा,
मैंने कहा सुन भाई बात, मेरे धर्म में रिच मैन पुअर मैन बनाने का काम ये परमात्मा के पास है, और ये काम उसने अभी किसी को दिया नहीं है। अगर परमात्मा के पास ज़्यादा रश हो गया तो वहाँ सेंट पीटर बैठा है, गुरु नानक बैठा हुआ है, कबीर साहब बैठे होंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको वो आउटसोर्स कर देगा, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। वाह। एंड सेकंडली यू बास्टर्ड, हाउ डू यू नो दैट आई एम नॉट अ रिच मैन ऑलरेडी? वाह। क्या बात है सर, फिल्मी एकदम है तो मतलब बिल्कुल। माहौल बना हुआ है पूरा। अब उसके बाद जी मैंने 100 नंबर में फ़ोन किया, को मुझे लगा कि इसके पास पैसे बहुत हैं, ऐसा ना हो कि दिल्ली पुलिस में कोई घपला हो जाए, इसका अरेस्ट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हाँ। तो 100 नंबर फ़ोन किया, अब बताना पड़ता ये है वो 100 नंबर की गाड़ी होगी, उसको हमने सौंप दिया। कोटला मुबारकपुर जो पुलिस स्टेशन है उसको हम वहाँ पे ले गए, और उसको मैंने कहा था मैं कि आप यू विल बी द पुअरेस्ट मैन इन इंडिया, तो मुझे रिच मैन बना रहा था। वहाँ जमा तलाशी हुई, जेल उसके अंदर चला गया। अब वो पुलिस वालों को पता न लगे कि इसको हम अरेस्ट किस धारा में करें, और उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। SHO कोई वो भी यादव साहब थे कोई, उनको पता नहीं इसको मैं किस धारा में अरेस्ट करूँ। कहता आप दिल्ली से आए हो भाई, मैं इसका क्या करूँ? मैं क्या भाई ये एक्स्ट्राडिशन में जाएगा, हाँ। ये विदेशी आदमी है। कहता विदेशी आदमी को दंगा दुंगा तो किया ही नहीं है। अरे दंगा नहीं, ये फ्रॉड करके आया हुआ, ये उसके वारंट है इंटरपोल के, इसके ये है वो है। तब रात के कोई 9-10 बज गए थे। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फ़ोन किया, कोई गुप्ता साहब थे, उसको भी नहीं पता था कि ये एक्स्ट्राडिशन एक्ट क्या चीज़ होती है। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे पता है एक्स्ट्राडिशन होती है, लेकिन कौन सी धारा लगेगी कोई नहीं, आप इसको उसमें कर लो एक्स्ट्राडिशन एक्ट में। वो कहते मुझे गलत लिख दूंगा। वो कहते रख दे, कहते सारे इसको मैं 751 में अंदर कर दूँ। मुझे हाई सेड कमन भाई थानेदार साहब, आप 751 में इसको गिरफ्तार करोगे, सवेरे जज इसको जाति छोड़ देगा, तो ये तो भाग जाएगा। तो आप इसकी जगह को खाली रखो जो आपने सेक्शन लगानी है, लेकिन इसको रात को जेल में रखो। इसको ये जाने ना पाए। ये देश का पहला आदमी हमने फॉरेन वाला पकड़ा है, जो क्राइम जिसने किया विदेश में, यहाँ पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी देश की घटना है। वही बात हुआ जी, जो सुबह उसको पेश किया गया आपके पटियाला कोर्ट में, तो उसको बचाने के लिए तुलसी नाम है, हाँ तुलसी एडवोकेट है ना, देश का बहुत बड़े एडवोकेट है वो, KTS तुलसी, मेंबर पार्लियामेंट भी आजकल। उसकी पूरी टीम आई हुई वहाँ पे उसको बचाने के लिए। जब टीम आई तो मैं हिल गया, मैं कहा ये तो भाई ले जाएंगे इसको निकाल के। अब जब निकालने की जब बात हो गई तो वहाँ पे बहस होने लगी। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं, वो कहें जी तो प्राइवेट डिटेक्टिव है, इन्होंने पकड़ा, ये कौन होते हैं, हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, ऐसे ही कर लिया वैसे कर लिया। तो मैं हुआ, मैं कहा ये मामला ख़राब है। मैंने सोचा कि मैं जज साहब को ये बात बताता हूँ। कैसे बताऊँ? मैं उनके पास धीरे से गया, जज साहब के पास। मैं एक छोटी सी बात करनी, क्या जी? आई सेड आई एम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। मैं ये नहीं कहा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। कहता बताइए। मैं कहा इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है। वो चैम्बर में ले गए। उस चैम्बर में मैंने जाके उनको सिंगापुर पुलिस का जो वारंट वो दिखाया, इंटरपोल का दिखाया। मैं कहा ये है जी, आप इसको छोड़ मत देना, ये पहला एक्सट्रेडिशन का केस होगा, अगर आपने छोड़ दिया सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो कहता फिर क्या करूँ? मैं कहा 14 दिन में इसको जुडिशल में भेज दो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, वो गया जाके उसने 14 दिन 14 दिन जाते ही भाई साहब MEA वाले लोग, MHA वाले लोग सारे इकट्ठे हो गए, और उसको इतना ज़बरदस्त केस बना उसके ऊपर। बड़ी कोशिश की उसने तिहाड़ जेल में क्राइम करने की, ताकि जहाँ बच जाए यहीं रहे, वहाँ तो पनिशमेंट होनी थी। इंडिया की पहली एक्स्ट्राडिशन किसी क्रिमिनल की हुई, वो उस आदमी की हुई जब वो उसको यहाँ से सिंगापुर भेजा गया। जब सिंगापुर पहुँचा वो आदमी, एयरपोर्ट के ऊपर सारी प्रेस आई हुई थी, और गवर्नमेंट बताना चाहती थी अपने लोगों को कि अगर कोई यहाँ पे क्राइम करेगा सिंगापुर में, उसको हम ढूंढ लाएंगे, कहीं से भी लाएं, कहीं से भी लाएं। तो वो वहाँ पे सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस आदमी से सारा पूछा गया और सब बात मान गया। और जब प्रेस वॉन्स ख़त्म होने लगी तो उसने कहा कि एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। सब कहते क्या जी? कहना एक इंडिया में पागल आदमी है कुंवर विक्रम सिंह जिसको $12 मिलियन की समझ नहीं आई। हाँ। मैं उसको $12 मिलियन दे रहा, दैट इडियट आदमी को, फुलिश मैन को, उसको 12 मिलियन का पता नहीं लगा, ये उसकी वजह से मैं फंसा हूँ। वो न्यूज़ अगले दिन सब पेपर में हेडलाइन थी, द मैन हू रिफ्यूज्ड $12 मिलियन। वाओ। एंड आई गॉट द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड इन टोक्यो। वाओ। तो जब टोक्यो में अवार्ड मिल गया तो दुनिया भर के लोग आए थे उसमें, उस अवार्ड फंक्शन में। बेस्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ द वर्ल्ड सारे थे वहाँ पे। तो मुझे अमेरिकन प्रेस ने पूछा, भाई
ये जो आपने अवार्ड इतने मिलियन का ठुकरा दिया, हम बड़े हैरान हैं, $12 मिलियन कोई ठुकराता है? तो आपने कैसे ठुकरा दिया इसको? मैंने कहा जी, मेरे धर्म में मैं एक हिंदू क्षत्रिय हूँ और मेरा मानना है कि हमारी पूरी ज़िंदगी नक्षत्र चलाते हैं, वहाँ से चलती है। जब मुझे पैसा ऑफर हो रहा था, पता नहीं कौन से नक्षत्र चल रहे थे, मेरे हाथ से पैसा खींच के ले गए और मुझे ये अवार्ड पकड़ा दिया। और अभी आपको बता दूं कि 12 मिलियन रिफ्यूज़ करने के बाद आई विल नॉट क्लेम दैट आई एम द ऑनेस्ट पर्सन। कल को कहीं फिर राहु केतु मेरे ऊपर खराब हो गए तो मैं आपका एक $100 भी लेके भाग सकता हूँ। जिस तरह मेरी मुकद्दर सारों ने बदलना है, वो भी है हमारे सिस्टम में। तो आई डोंट से, तो ये तो परमात्मा की कृपा थी कि 12 मिलियन ले गए और ये मुझे अवार्ड दे दिया जे। पर आपने ना अभी एक बात बोली कि सिंगापुर वाले बताना चाहते थे कि हमारे यहाँ पे तुम कुछ भी क्राइम करोगे तो हम कहीं से भी तुम्हें ढूंढ लाएंगे। मैं सिंगापुर गया था, मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व की वहाँ पे कि वहाँ पे ना वो खुले में चौड़े होके बोलते हैं कि भाई आप चोरी करके दिखाओ तो सही एक बार, हाँ, दिखा तो सही। एक बार दिखा दो, हम अपने आप देख लेंगे फिर हम आगे क्या करना है। वहाँ पे कहीं पे भी आप, हर जगह पे लिखा हुआ है ट्राई एंड स्टील। मार्केट्स में लिखा हुआ है, चाइना टाउन है वहाँ पे, हम चाइना टाउन में हमने बोर्ड लगे हुए देखे, ट्राई एंड स्टील समथिंग। ऐसे मतलब वो प्राउड फील करते हैं कि आप चोरी करके तो दिखाओ, हम देख लेंगे। ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो पाती? एक तो सिंगापुर छोटी जगह है। आप मुझे कहोगे कि ये चीज़ जाके आप एक कानपुर में करके दिखा दो, या बलिया में करा दो, जहाँ आप जलंधर में करा दो, कोई भी कर लेगा, आपको बताऊँ मैं। बट सर हर लेवल पे सुनिए, आपको छोटी जगह, कम जनसंख्या, उसको मैनेज करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, नंबर 1। दूसरा है कि आपका अपना चरित्र, जो आपका करेक्टर है, इधर एलिमेंट ऑफ ग्रीड बहुत ज़्यादा है। किसी का पेट भरता ही नहीं है। आप करोड़ोंपति, अरबोंपति, मिलियनर, बिलियनर जितने भी हैं, वो भी ग्रीडी इतने हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो लेवल ऑफ ग्रीड यहाँ पे और ढंग का है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे बिजनेसमैन है। आप देखोगे कि सारे ग्रीड के क्राइम हैं, वहाँ किसी को संतुष्टि है ही नहीं। तो आपका कल्चर भी कुछ ऐसा है। कल्चर था रूखी सूखी, खा को पाला, घड़े का पानी पी। कोई मानता है इसको? एक समय था, यही भक्ति मनोट चली थी कि नहीं? तब देश का करेक्टर और था। तो अगर आपने ऐसा चीज़ सिंगापुर जैसा लाना है तो सिंगापुर जैसा प्राइम मिनिस्टर भी लाना पड़ेगा, वैसी व्यवस्था भी लानी पड़ेगी, वैसी पुलिस भी लानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें, राजतंत्र ठीक हो गया तो पब्लिक तो ठीक हो जाएगी। 1 मिनट में एक अनाउंसमेंट ठीक हो जाती है। आप एक बार अनाउंस कर दो, उसके का मजाल है कि पब्लिक इधर की लेफ्ट राइट हो जाए। सही बात है, लेकिन आपकी आपकी फ्रीडम है तभी हाँ, करती है वो ये सब। करती है। आप में दम होना चाहिए। मजाल है कि देश में कहीं दंगा हो जाए। वरना सर एक बात बताओ ना, यही सेम पब्लिक सिंगापुर जाएगी तो लाइन पे चलेगी, अमेरिका जाएगी तो औकात में रहेगी, कोई हरकतें नहीं करेगी, कोई शोर शराबा नहीं करेगी, कोई चोरी नहीं करेगी, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। सही बात है। सर अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैन और वुमेन में, बीइंग इन द इंटरनल सिक्योरिटी, आप इतने टाइम से आप सिक्योरिटी में हैं, इंटेलिजेंस के मामले में मैन और वुमेन में कौन बेटर है? दोनों सक्षम है। हाँ। और वुमन को एक बेनिफिट है एक फीमेल होने का। वो बेनिफिट है कि दूसरा व्यक्ति ये सोचता नहीं कि ये जासूस हो सकती है। नंबर 1, नॉर्मल लुकिंग लेडी। हम नॉर्मली, हमारे पास काफ़ी लेडीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं। दूसरा व्यक्ति जो है, अगर लेडी उसके साथ बैठी है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरे से बात करें। चाहे हवाई जहाज़ में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, आप उसको देखते रहते हो, जो आपका एक नेचुरल अट्रैक्शन है। तो लेडी को उससे संपर्क करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती जितनी आदमी को लेडी से पड़ती है। तो अगर आपका ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, आपको पता कि आपकी इस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उस व्यक्ति से क्या सूचना लेनी है, उसके लिए ये बड़ा काम नहीं है, जब बल्कि आसान हो जाता है। तो दुनिया भर में जो फीमेल इंटेलिजेंस के लड़कियां हैं जो अंडर कवर काम करती हैं, मार्वलस काम करती हैं, उनके ऊपर लोगों को शक ही नहीं होता। और जब कभी वो फंसती हैं, वो किसी ना किसी जगह पे अपने इमोशन पे, यहाँ नहीं कंट्रोल, इंसान है ना, कई बार आप सोचते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस आदमी को मैंने पटा लिया है तो ही इज़ माई लवर और सो, आप तो एक्ट करते हो उस चीज़ के लिए। एंड मैनी टाइम्स यू गेट कैरिड वे। जब कैरिड वे हो गए तो लॉन्ग ऑपरेशन, जहाँ लॉन्ग ऑपरेशन या शॉर्ट ऑपरेशन है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो लेकिन वहाँ भी देखा गया कि जो औरतें हैं वो बड़ा संयम से काम लेती हैं हम्म, और बड़े अच्छे ढंग से, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन, और अच्छा अभिनय भी कर लेती हैं, हम्म, अट्रैक्ट भी कर लेती हैं, सूझबूझ रखती हैं, उनको चीज़ की जल्दी नहीं होती कि मैंने अभी कर लेना सारा कुछ। तो लेडीज हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट एज ए अंडर कवर, एज इंटेलिजेंस ऑफिसर। लड़के भी हैं बड़े बड़े अच्छे लोग जो अंडर कवर काम भी करते हैं। इंटेलिजेंस में तो ज़्यादा अंडर कवर काम होता है, आपको सोर्स बिल्डिंग का काम होता है, और सोर्स बिल्डिंग में लड़की ज़्यादा सोर्स जल्दी बना लेती है। बट बहुत मजा आया मैनी सर। स्टोरीज आई टेल यू हाँ। व्हेन वी गेट किसी और दिन सेशन करेंगे तो बहुत और स्टोरीज पे बात करेंगे। एक एक एपिसोड बना सकते हो हाँ डेफिनेटली, सारी चीज़ के ऊपर। डेफिनेटली। yes, हाँ, yes. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड।